और स्वागत करती हूँ प्रतिवर्ग की मार्गदर्शिका डॉक्टर सुदेश चोपड़ा, परीक्षक श्रद्धेय डॉक्टर पूनम अग्रवाल सर से शोध संबंधित मौखिकी की अनुमति मांगती हूँ। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं सरस्वती माँ को नमन करते हुए अपने पितरों को नमन करती हूँ और अपने शोध का शीर्षक आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। प्रेमचंद कृत मानसरोवर कथाओं में स्थापित विकसित भारतीय मूल्यों की धरोहर का आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में गवेषणात्मक अध्ययन, ये मेरे शोध का विषय है। प्रेमचंद को आज कौन नहीं जानता। प्रेमचंद विश्व के माने हुए सिद्धस्थ द्वितीय क्रम पर कथाकार के रूप में शीर्ष पर विराजित हैं। उन्होंने हिंदी कथा साहित्य में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। उनके नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास के युगों के नाम जाने जाते हैं। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से अपने युग की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, रूढ़िगत दास्ता से मुक्ति हेतु शंखनाद किया था। इसी उद्बोध ने उन्हें हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान का अधिकारी बनाया। स्वयं के भोगे हुए अनुभव, पाए हुए दुख, दर्द, संघर्ष, संकट, कठिनाइयों और जीवन की विकट समस्याओं ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व को महान बना दिया। प्रेमचंद प्रारंभ से ही मेरे प्रिय साहित्यकार रहे। उनकी रचनाओं का अध्ययन मैंने बचपन में छोटी छोटी कहानियों से, स्कूल से ही शुभारंभ मेरा उनकी कहानियों को समझने का, पढ़ने का हो गया था। ऐसा कौन सा साहित्यकार या प्रेमी होगा जिसने प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह, पंच परमेश्वर, कफन आदि कहानियाँ ना पढ़ी हों, गोदान और गबन जैसे लोकप्रिय उपन्यास भी ना पढ़े हों। प्रेमचंद ने अपनी लंबी साहित्य यात्रा में लगभग 300 से अधिक कथाएं और उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। जब पीएचडी हेतु विषय चयन का अवसर आया तब मेरे मन मस्तिष्क में एक ही नाम था, प्रेमचंद। अब मुझसे ये प्रश्न भी किया गया कि आपने प्रेमचंद को ही क्यों चुना। प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित शोधकार हो चुके हैं। उनकी साहित्यिक रचनाओं की विभिन्न दिशाओं दशाओं के आयाम का सूक्ष्म विश्लेषण भी किया जा चुका है। वे विश्व साहित्य के आकाश में आज भी सूर्य के समान चमकते हुए नक्षत्र हैं। वे एक लोकप्रिय साहित्यकार हैं जो लेखक भी हैं, कथाकार, उपन्यासकार, संपादक भी हैं। प्रेमचंद की कथाओं की लोकप्रियता के कारण कई आयामों व कारकों पर शोध अध्ययन हो चुके हैं, परंतु प्रेमचंद कृत मानसरोवर की कथाओं पर भारतीय मूल्यों से संदर्भित कोई विशेष सैद्धांतिक शोध कार्य नहीं हुआ था। संपन्न शोधों में प्राय प्रेमचंद की लोकप्रियता, समसामयिकता, कथा तत्व, कथा शिल्प, भाषा शैली, कथा प्रभाविकता, संप्रेषण आदि को आधार बनाया गया था। प्रेमचंद कृत मानसरोवर की कथाओं में उपस्थित भारतीय मूल्यों की सैद्धांतिक रूप से शोध दृष्टि नहीं डाली गई थी। प्रेमचंद कृत मानसरोवर की कथाओं में स्थापित व विकसित भारतीय मूल्यों के पक्ष का शोध की दृष्टि से गवेषणात्मक आंकलन नहीं हुआ था। अतः शोधार्थी द्वारा, मेरे द्वारा प्रेमचंद से संदर्भित इस विषय का चयन किया। कथा एक महत्वपूर्ण साहित्य गतिविधा है। शिल्प के दृष्टिकोण से भारतीय कथा विधा निरंतर गतिशील है। कथा में प्रचलित मापदंडों में भी धीरे धीरे परिवर्तन आता जा रहा है। कथा और मुंशी प्रेमचंद का आपस में इस प्रकार का अन्य संबंध है कि आधुनिक काल की इस विधा की कल्पना प्रेमचंद के बिना की ही नहीं जा सकती। उपन्यास सम्राट के साथ साथ कलम का सिपाही व कलम का जादूगर जैसे अलंकार इनके नाम के साथ जुड़े रहे। अपने युग परिस्थितियों के संदर्भ में प्रेमचंद ने अपने कथाओं के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि कथाएं अपने समय की सच्ची तस्वीर का एक सच्चा आईना है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि शोध हेतु प्रेमचंद की उनकी कथाओं का ही चयन क्यों किया गया। प्रस्तुत शोध हेतु प्रेमचंद कृत मानसरोवर की चयनित कथाओं को भारतीय मूल्यों की धरोहर का
धरोहर को आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में शोधप्रद दृष्टि से अध्ययन किया गया। मानसरोवर के 8 खंड हैं, उनमें प्रत्येक खंड में 15 से 20 कथाओं का संग्रह है। यह सभी कथाएं कथा तत्वों के आधार पर साम्यता नहीं रखती हैं। मानसरोवर में प्रकाशक सरस्वती प्रेस बनारस कैंट और हिंदी ग्रंथ रत्ना का कार्यालय हीराबाग गांव मुंबई है। इसका प्रथम संस्करण सन 1936 में प्रकाशित हुआ। मुद्रक श्री बलराम विश्वकर्मा साहित्य रत्न सरस्वती प्रेस बनारस केंद्र थे। यदि हम वर्तमान समय में अपने परिवार परिवेश की दृष्टिपात करें तो ऐसा अनुभव होता है कि आज की युवा पीढ़ी अनुशासनहीनता, कर्तव्य निष्ठा से दूर, फैशन परस्त, मूल्यहीन, आदर्शहीन, जातिवाद, क्षेत्रवाद व साम्यवाद की संकीर्णता से ग्रसित है। आज देश के सभी वर्ग, व्यवसाय और तबकों से ग्रसित व्यक्ति अनुभव करते हैं कि हम सबके जीवन में नैतिक एवं आचरण मूल्य घट गए हैं। अतीतकालीन इतिहास वैसे भी नैतिकतावादी, मूल्यवादी एवं स्वस्थ जीवन दर्शन के प्रति आस्थावान रहा है, परंतु आज के भौतिकवादी पाश्चात्यकरण के अनुकरण वाले युग में हमारा देश भी अन्य राष्ट्रों की तरह तथाकथित मूल्यविहीन भौतिकवाद से ग्रस्त है। इसका असर हमारे समाज, शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा है। शिक्षा संपूर्ण जीवन की आधारशिला होती है। हमारी वर्तमान भारतीय शिक्षा हमारे युवाओं को ज्ञान, कौशल, दक्षता तो प्रदान करती ही है, परंतु भारतीय नैतिक व आचरण के मूल्यों को विकसित नहीं कर पा रही है। हमारी भारतीय शिक्षा में भारतीय नैतिक मूल्यों का बोध दिनों दिन बहुत कम होता जा रहा है। शिक्षा एक सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। वास्तव में देखा जाए तो मूल्य हमारे जीवन में सही उपयुक्त नैतिक रूप से कार्य करने हेतु दिशा निर्देशित करते हैं। व्यक्ति अपने परिवेश में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक व अन्य व्यवहारों से कुछ न कुछ अनुभव व ज्ञान प्राप्त करता है। इसके आधार पर ही व्यक्ति में मूल्य का विकास होता है। मूल्य एक प्रकार की भावना है जो यदि किसी व्यक्ति में विकसित हो जाए तो वह एक मणि की भांति कार्य करती है एवं कथाकार व्यक्तियों, विद्यार्थियों के मूल्यों के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कथाओं से पाठक प्रत्यक्ष और एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। यदि कथाकार स्वयं मूल्यों को धारण किए बिना होगा तो वह अपनी कथाओं में भी मूल्य को प्रस्तुत कर उन्हें विकसित करेगा। इसके अलावा आज भी हमारे शिक्षण के पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा को उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि शिक्षण के दौरान कोई भी गतिविधि नहीं कराई जाती। इन्हीं उद्देश्यों के निर्वाह हेतु प्रस्तुत शोध में प्रेमचंद मानसरोवर की चयनित कथा में स्थापित हुआ विकसित भारतीय मूल्यों की धरोहर का आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में गवेषणात्मक अध्ययन विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया गया। आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीयों के समग्र विकास हेतु चरित्र निर्माण, लोकतांत्रिक भावना विकसित करने हेतु मूल्यों की स्थापना व विकास अत्यंत महत्वपूर्ण व आवश्यक है। भारतीय मूल्यों की धरोहर के अंतर्गत राष्ट्रीय, सामाजिक, नैतिक मूल्यों को चयनित कर उनकी स्थापना व विकास का गवेषणात्मक अध्ययन प्रेमचंद कृत मानसरोवर की चयनित कथाओं के माध्यम से किया गया। प्रेमचंद से संदर्भित मूल्यों से संदर्भित पूर्व शोधों के शोध ग्रंथ में परिचय के बाद प्रस्तुत किया गया है। शोध हेतु शोधार्थी द्वारा मार्गदर्शिका के मार्गदर्शन में शोध के ये उद्देश्य निर्धारित किए गए थे और उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर शोध की परिकल्पनाएं विकसित की गई। शोध की प्रविधि। प्रत्येक शोधार्थी को शोध की प्रवृत्ति एवं प्रकार के आधार पर शोध प्रविधि का चयन करना होता है। प्रस्तुत शोध हेतु विषय वस्तु विश्लेषण विधि एवं प्रायोगिक शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है। यह शोध हेतु देव निदर्शन प्रणाली द्वारा प्रेमचंद मानसरोवर के 8 खंडों की कथाओं में चयनित कथाओं की विषय वस्तु का विश्लेषण तथा कथा तत्व, शिल्प, संप्रेषण, मूल्य समायोजन सिद्धांत से संदर्भित कर उनमें स्थापित हुए विकसित भारतीय मूल्यों की
धरोहर का आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में गवेषणात्मक अध्ययन किया गया। इन कथाओं का उपयुक्त वर्णन मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन के पश्चात शोधार्थी के द्वारा निर्मित प्रश्नावली द्वारा चयनित पाठकों, साहित्यकारों एवं विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य एवं हिंदी भाषा के शिक्षकों से प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण प्रतिशत एवं आवर्ती विधि द्वारा याद कर उन्हें विवेचन कर शोध के परिणाम प्राप्त किए गए। तत्पश्चात शोधार्थी द्वारा निर्मित प्रतिक्रिया मापनी द्वारा उपरोक्त वर्णित चयनित व्यक्तियों से प्रेमचंद्र मानसरोवर की चयनित कथाओं के विषय में संदर्भित प्रतिक्रियाएं प्राप्त की। प्रस्तुत शोध कार्य हेतु केवल इंदौर शहर के हिंदी साहित्य व भाषा के पाठकों, नवोदित साहित्यकारों, विद्यार्थियों व शिक्षकों का चयन उद्देश्यपूर्ण न्याय विधि से किया गया। शोध के उपकरण शोधार्थी द्वारा मानसरोवर के 8 खंडों से देव निर्देशन विधि से चयनित कथाओं का कथा तत्वों के आधार पर संप्रेषण के आधार पर मूल संदर्भित और समायोजन के सिद्धांत संदर्भित विकसित प्रश्नावली द्वारा विश्लेषण किया गया है। साक्षात्कार तथा प्रतिक्रिया मापनी का उपकरण का रूप में प्रयोग किया गया। शोध हेतु प्रेमचंद के केवल मानसरोवर के 8 खंडों की कथा का प्रयोग किया गया है तथा केवल इंदौर शहर के हिंदी साहित्य भाषा के पाठकों, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का चयन किया गया। शोध के उद्देश्यों के अनुसार शोध ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का सारांश प्रस्तुत किया गया है। पहले अध्याय में सर हमने प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला और हमने उनके उपन्यास और कहानियाँ भी पर जैसे सीरियल वगैरह भी बन चुके हैं, फिल्में भी बन चुकी हैं और उनके विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला है और उनके जो लोकतांत्रिक मूल्य कथाओं में ढूंढे, मतलब पहले भी मूल्य क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हमें स्वयं को भी पूर्ण रूप से उन्हें जानना था, इसलिए हमने उसकी संकल्पना को समझा और देखा। तो लोकतांत्रिक मूल्य ढूंढने के बाद में उनको आगे उनकी परिभाषा, लोकतांत्रिक मूल्य किसे कहते हैं या मूल्य किसे कहते हैं, मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह से हमने उनको जैसे कि राजनीतिक मूल्य हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं और स्वयं के द्वारा विचारों पर उन्होंने जो प्रकाश डाला है उन सब चीज़ों को लेकर हमने इस अध्याय में काम किया। दूसरे अध्याय में हमने निष्कर्ष बता एक काम करो ना, मैं कुछ सवाल पूछता हूँ जी, आप उनके उत्तर देंगे तो ज़्यादा ठीक है। सब आपका ऐसे ही आता जाएगा, बातें की है आप बताएं या हम पूछें। तो मैं कुछ अपनी जिज्ञासा है, सवाल तो नहीं कहूँगा मैंने पढ़ लिया आपकी थीसिस को और मुझे थीसिस अच्छी लगी आपकी और मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद इतनी मोटी थीसिस देखने को मिली क्योंकि ज़्यादातर लोग कंपनी में कम प्रश्नों में काम कर रहे हैं। इससे पहले मैं ये बता दूँ आपके पास, बहुत पहले हमारे मिलने वाले थे, मतलब हमसे वरिष्ठ थे वो, उन्होंने कवि इतिहास में काम किया था और उनकी 1200 पेज की थीसिस जैसा 400 पेज किया और वो 2 वॉल्यूम में उन्होंने उसको राइट करा। धीरे धीरे कम होता गया, आप कम हो गए, तो आपने बड़ी लिखी अच्छा है। मेरा पहला सवाल ये है कि आपने प्रेमचंद की जो मानसरोवर वाली सारी घटना ली है उसमें कितनी कहानियों को आपने चुना? उसमें हमने 25 कहानियाँ, लगभग मेरे ख्याल है 50 कहानियाँ। पहले देवदर्शनी से हमने 25 कहानियों को चुना और फिर मूल बोध के लिए हमने उद्देश्यपूर्ण के लिए 25 कहानियों को चुना। इस तरह से हमने 50 कहानियों को चुना। क्योंकि इसका स्पष्ट उल्लेख इसमें कहीं ज़्यादा मिला नहीं है कि कौन सी कहानी ली गई है जी, क्योंकि मानसरोवर के इतने खंडों को मिला करके लगभग 300-350 कहानियाँ उसका अध्ययन करना संभव नहीं है। हाँ सर, विस्तार हो जाता है, करीबी बातें। दूसरा ये बिल्कुल मौलिक अध्ययन आपका इस प्रकार का है जैसे साइंस में होता है ना, जैसे सोशल साइंस में भी होता है डाटा कलेक्शन जो करता है जी, हमारे साहित्य में आमतौर पर ऐसा नहीं होता
जी। हम साहित्य का ही विश्लेषण करते हैं, उसी में से वैचारिक भूमियों को बना सकते हैं। इसमें आपने प्रश्नावली के माध्यम से डाटा कलेक्शन किया, मैं मालूम किया है, लेकिन मेरे लिए जिज्ञासा का प्रश्न है कि ये साहित्य में भी डाटा कलेक्शन हो सकता है, क्योंकि समाजशास्त्र में तो डाटा कलेक्शन होता है, क्योंकि लोगों के प्रभाव को आकलन करते हैं। आपने साहित्य का प्रभाव व्यक्ति पर कैसे पड़ता है ये आकलन किया है, इसलिए आपने इसमें टाइटल इसका दिया है वैज्ञानिक जो है ये जर्नलिस्ट मुकद्दर दिया है ना आपका, उसका प्रभाव कितना पड़ा है ना, ये आता है ना आपने उसमें। जो प्रश्नावली में आपने, मेरे प्रश्नावली में देख रहा था अभी, जो प्रश्नावली आपने लोगों को दी तो आपने भी बोला था कि इंदौर के लोगों को दिया, बाहर के लोगों को शामिल करो। सर बाहर के लोगों को इसलिए शामिल नहीं कर पाए कि वो डेटा कलेक्शन अपनी कभी सैंपलिंग कर लेते, जैसे मान लीजिए आप कभी कहीं गए तो आपने प्रस्तावनी बांट दी, मान लीजिए आप ग्वालियर गए, भोपाल गए या किसी दूसरे शहर में गए, तो पता तो लगे कि इंदौर के लोगों पर असर हो रहा है, दूसरी जगह में भी होता है। तो प्रेमचंद को तो सभी पढ़ते हैं। प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार है जिनको मेरे ख्याल से जो साहित्य से जुड़ा हुआ नहीं है वो भी पढ़ता है, और वो अनजान नहीं है इससे, प्रेमचंद को जानता है। तो उसने कोई ना कोई कहानी पढ़ी होगी, चाहे वो शायद पाठ्यक्रम में पढ़ी हो, नहीं तो हम लोग पढ़ते हैं प्राथमिक कक्षा से शुरू होता है, तो उसको आकर आप एकदम से बाहर भी कर पाते हैं। यहाँ पर एक्चुअली इसका थोड़ा सा ये एक राणा के काम को जल्दी खत्म करना है, नहीं कोई बाहर के उसमें सर इनके शोध में क्या है कि जैसे इंदौर एजुकेशन हब है, कि यहाँ पे बहुत सारी जगहों से लोग आए हैं और जो शोधार्थियों का भी काम किया, जैसे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पे जो शोध कार्य कर रहे हैं यूपी से भी और बहुत सारी अलग अलग जगहों से, और आपने वो लिया, तो वो डेटा कलेक्शन में वो सभी कितने लोगों को लिया, कितने लोगों को प्रश्नावली बांटी, कितने लोगों को आपने दिन में डाटा लिया, उसका कोई आंकड़ा हुआ ना, 100 या 200 को आपका सैंपल साइज क्या है? ये चमेली देवी में पढ़ा रही थी, मैं युवा कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो सर मेरे यहाँ इन्होंने स्टूडेंट टीचर से लिया था, तो मेरे यहाँ करीबन 70 लोगों से लिया था। अरे इस तरह से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका सैंपल साइज क्या है? जब भी कोई सर्वे होता है या कोई भी आप एनालिसिस करते हैं तो सैंपल साइज जो होता है ना वो तय करता है कि हमारा कितना बड़ा इसका डाटा है। 150 स्टूडेंट है, बाकी अदर मिलाकर के 150-300 तो इस तरह की रिसर्च साहित्य में होती नहीं है, पहली रिसर्च में क्योंकि मैं तमाम तरह का बायो लेता हूँ, मैं भी बहुत रिसर्च कराता हूँ तमाम पीएचडी, लेकिन ये इस तरह की डाटावारी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरह का डाटा कलेक्शन होकर के भी हो सकता है ना, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये भी शोधार्थी रही है, इन्होंने पढ़ाती है अपना सब भाषा विज्ञान प्रोक्ति पे काम किया था, वक्ती पे काम वो भी अच्छा है, प्रोक्ति पे मॉड्यूल बनाया था और उसकी प्रभाविता देखी थी, तो उसमें भी डेटा कलेक्शन किया था। वो भी तो भाषा में तो डाटा कलेक्शन हो सकता है क्योंकि वो सब सब्जेक्ट की विज्ञान लिखा हुआ है उसमें, लेकिन साहित्य में हो सकता है साहित्य का इम्पैक्ट कितना हुआ, मतलब कहानियाँ किसी व्यक्ति को कितने दूर तक प्रभावित करती है, ये कैसे मापे हो? आपने इसमें उल्लेख किया तो मापनी बनाई ना आपने, तो उसके लिए प्रश्नावली में हमने 4 खंड बनाए कि जिन्होंने भी पढ़ा कि उनको उसमें कौन सा मूल्यबोध मिला और कितने प्रतिशत फिर हम लोगों ने उसको निकाला। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये कहानी ईदगाह है, हाँ और बड़ी छोटी सी सिंपल कहानी सबने पढ़ी है, सबने सुनी जब है, और उसका जो असर होता है मैं आज भी कहता हूँ अगर बच्चों को आज सुना दिया जाए तो आज भी असर होता है ना, एकदम हम भावुक होने लगते हैं, हमारे अंदर इमोशन से जागृत हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो प्रेमचंद की कहानी आज भी उतनी प्रभावशील है जितनी पहले थी, मेरे ख्याल से 80 साल पहले लिखी गई। एक्चुअली सर प्रेमचंद के संग ये रहा कि वहाँ मूल्य शब्द नहीं है, उनके चरित्र है जो अपने आप से कहानी में उजागर हुआ है, इसीलिए उसका जो प्रभाव है वो दूरगामी भी है और सार्थकारी भी है। और वो जो उनका जो मनोविज्ञान का जो समायोजन है वो स्वतः ही उनकी कहानियों में होने से प्रेमचंद ने तो खुद कभी नहीं कहा कि मैं मूल्यों का कोई कभी नहीं संरक्षण कर रहा हूँ या मूल्यों को कोई वृद्धि कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं कहा। कहानी में मानव मन को उन्होंने समझते हुए कुछ वहाँ आयास है ही नहीं, जो कुछ हुआ सब सही। इस मामले में तो आप दोनों, आप भी और ये भी बधाई के पात्र है कि आपने कम से कम साहित्य में विज्ञान को ले आए, क्योंकि वैज्ञानिक शोध पद्धति हमारे यहाँ अभी है नहीं। कल हमारे यहाँ रिसर्च मेथोलॉजी में, शोध पद्धति में एक वर्कशॉप था और उसमें यही बात उठ के आई, व्यक्ति ने कहा कि जो शोध होता है वो साइंस में पूरा तथ्यपरक होता है, डाटा बेस्ड होता है, और उसका निष्कर्ष जो होते हैं वो ज़्यादा प्रामाणिक और 100% सही होते हैं। हमारे साहित्य में और सोशल साइंस में ऐसा नहीं होता, मतलब उसके नज़दीक तो होते हैं लेकिन हम 100% सही नहीं होते, क्योंकि हमारे डाटा कलेक्शन नहीं होता।
सर मैं आशा करती हूँ कि आप इस पर कोई एक आर्टिकल लिखेंगे और नहीं लिख दूंगा मैं, मुझे अच्छा लगा ये टॉपिक, इसलिए मैं ये चर्चा में यहाँ कर रहा हूँ कि इस तरह के शोध होने चाहिए। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें मुझे ये लगी कि सुधार की ओर जरूरत है। प्रयास आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने कम से कम इतनी कोशिश तो की कि इसका इम्पैक्ट कितना होता है। अब इससे मैंने लिखा भी, आपकी रिपोर्ट में भी लिखा, मैंने रिपोर्ट की कॉपी भी लाया, तो इससे शोध में नई संभावनाएं साहित्य में जन्म लेगी, क्योंकि इस तरह का शोध की पद्धति है नहीं। हम सामान्यतः विश्लेषण ही करते हैं और उनके आधार पर उनकी पहचान की तलाशते हैं, यही चलता है। तो ये तो खैर प्रयास अच्छा है, लेकिन इसमें सैंपल साइज का बड़ा मुद्दा है कि सैंपल साइज आपको बड़ा होना चाहिए। दूसरा, उसके प्रभाव को आंकने के लिए और ज़्यादा वैज्ञानिक पद्धति अपनानी जरूरी है। जैसा आपने इसमें उसका एनालिसिस किया है ना, अच्छा प्रयास है, क्योंकि पहली बार आप कर रहे हैं, कोई और किया नहीं है, तो कोई अच्छी बात है। और इसका डिस्कस भी प्रॉपर वे में साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए। तो वो आप शायद बताइए डिस्कस में इन कहानियों के जैसे आपने शोध किया था, आपका अगर मैं पूछूं कि बहुत कम शब्दों में डिस्कस बताइए, तो डिस्कस क्या है? निष्कर्ष तो ये है कि उनकी कहानियों में जो हमने सैंपल लिए, जो भी हमने काम किया, मापने से मापा, उसमें कहीं मूल्यबोध हमें प्राप्त हुए, कहीं राजनीतिक मूल्य हमें प्राप्त हुए और कहीं आर्थिक मूल्य इस तरह के जो हमने प्राप्त किए, उस पर प्रतिशत के आधार पर हमने उनको मूल्यांकन किया कि जिन्होंने जो विद्यार्थी थे या जो साहित्यकार थे जो उन्होंने पढ़ा, उसके आधार पर हमने भी 80 से 88% हमें सार्थक प्राप्त किया। आपने 88% का आंकड़ा मान ली ना। अब ये तो बड़ा मुश्किल है कि कैसे माने, तो इसका कोई पैमाना तो है नहीं, पर फिर भी कोशिश की है, वो आपके लिए कोशिश अच्छी है। अब मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, उसमें मेरा ये जिज्ञासा ये है कि जैसे साहित्य, कोई प्रेमचंद का साहित्य को अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी साहित्य, हमारे साहित्य का उद्देश्य ये है कि वो एक तो समाज का सही दर्पण प्रस्तुत करता है और दूसरा समाज सुधार करता है। अगर व्यक्ति को सुधार नहीं बनाए तो वो साहित्य नहीं है, अगर वो नहीं सुधार करना है, हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, तो वो रबिश लिटरेचर पूरा है। तो प्रेमचंद का साहित्य तो है ही नहीं श्रेष्ठ साहित्य। लेकिन आपने मापा कैसे, ये सवाल है। तो 88% उसको दिखा मैंने सकते देखा हैं, था, मापने देखूंगा में मैं, दिखा सकते हैं। वो मैं आपको देखना चाहूँगा एक बार कैसे किया आपने, दिखा सकते हैं। वो मैं आपको देखना चाहूँगा एक बार कैसे किया आपने। इनका क्या, मैंने कहा कि आपको डेटा कलेक्शन अगर मैं एजुकेशन के हिसाब से करती तो मैं स्टैटिस्टिकल मेथड बहुत टफ बताती, लेकिन हिंदी में इतनी टफ मेथड नहीं चलती है, समझ नहीं आया। उसमें टी टेस्ट लगते, फोटो भी है आपने तो ये नाम लीजिए, उसके उत्तर आए। हाँ जी जी। उत्तर कहाँ है? इसमें ये टिक सारे लगे हुए हैं। टिक लगे हुए हैं। को एनालिसिस किया गया। तो इससे ये तो ये साबित होता है कि जिनको आपने प्रश्नावली दी उसने प्रेमचंद को पढ़ा। हाँ लेकिन हमने उसकी कहानियाँ भी पाँच इसमें- कहानियों कुछ को कहानियाँ लिखी रखी कि आप पढ़ो, फिर ये प्रश्नावली पढ़ो। ये ऐसे कहानी। एक्चुअली इस बहाने उनको भी मूल्यों के प्रति थोड़ा सा जागरूक करा, तो वो सोचें, देखें। कभी कभी कई चीज़ों के प्रति हम जागरूक नहीं होते, जब वो होती है। नहीं पर हम जानते नहीं है कि कहानियों को चयन भी हमने ऐसे देव निदर्शन से करवाया कि हमने हर 5वीं कहानी पर टिक किया और उसकी चिट बनाई और उनको डाला। मतलब इसमें हमारा स्पेशल नहीं है कि हमको ये कहानी पसंद थी तो हमने उस पर काम किया। ये मतलब एक साइंटिफिक आंसर तरीका जी है। जी सही है, चलिए ये भी अच्छा है। और इसमें थोड़ी सी कमी होती है, जी, जी। 2 कमी है बल्कि हाँ सर। कि हिंदी में थीसिस में क्या हुआ कि 3 चैप्टर आपके ना प्रेमचंद का परिचय ही दे रहे हैं, क्योंकि अब ये शोध में ये हो गया है, मतलब मैं आप लोग से डिस्कशन ही कर रहे हैं, मेरे को सवाल नहीं होता कि अब वो ये सोचते हैं कि फंडामेंटल जो आधारभूत सामग्री है, वो तो बहुत सारे लोगों प्रेमचंद के बारे में पता है, आप नेट पर गूगल कर लो अभी इतना मिल जाएगा, तो उसको अनावश्यक पेज न पढ़ाया जाए। आजकल 270 हुई है। 250 से 270 पेज का हो उसकी जरूरत नहीं है, जो आपका मुख्य शोध कार्य है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, तो वो भी ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं। जब भी आप इसको प्रकाशित कराएं, मैं तो कहूँगा आप इसको प्रकाशित कराइए, इसको मॉडिफाई करिए, आप सब बैठ कर लेंगे और इसमें जो अनावश्यक चीज़ें होंगी, ये साइंटिफिक जो मेथड का जो शोध आएगा ना, इसका टाइटल भी बदल दें और वो फिर बड़ा आगे के लिए काम होगा। तो एक वो कभी दूसरा आपके जो बिब्लियोग्राफी है ना मैडम, वो क्या है, जो आजकल का जो मेथड है ना, वो उस क्रम में नहीं है, उस वाले को आपकी गलती नहीं है। मैं ज़्यादातर देखता हूँ सर, वो हिंदी में आजकल कुछ ऐसा हो गया
अपन जो रिसर्च करें वो अमेरिकन पैटर्न का पूरा फॉलो करते हैं, उसमें बिब्लियोग्राफी ऐसी होती है। लेकिन हिंदी में सर जब मैंने तो 2014 में किया PhD कोर्स वर्क अभी किया, तो उसमें बिल्कुल ही डिफरेंट बताते हैं टीचर्स की। नहीं पहले है ना डॉक्टर भी लिखो, नाम लिखो। इसका मतलब ये है जैसे मान लीजिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, उसमें आएगा तिवारी जी, फिर कोमा फिर डॉक्टर भोलानाथ। सर यहाँ के हिंदी के जो वरिष्ठ हैं हाँ, वो नहीं मानते हैं सर। वो कहते हैं कि अपने उधर का मतलब हिंदी में जैसा था डॉक्टर लिखो, भोलानाथ लिखो, तिवारी कि मैं लिखो। आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि ये जो पुराने लोग हैं ना हिंदी वाले, मैं क्या है बहुत पुराना भी नहीं है बहुत नया भी नहीं है, तो मैंने वो चीज़ भी देखी है उन लोगों के साथ संगत कर रखी है। ये जो पुरानी सोच है ना उसको बदलने की जरूरत है और हम इसमें लग रहे हुए, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं अगर हम विषय को अपने को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हमको साइंटिफिक मेथड और नई पद्धति को अपनानी पड़ेगी। अगर हम पुरानी में चलते रहेंगे तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। हमको अगर विज्ञान के किसी प्रोफेसर से या विद्वान से टक्कर लेनी है तो अपने विषय को वैज्ञानिक करना ही पड़ेगा। ये सोच अपने आप में विशिष्ट है। और मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं उस मापदंड में ही बात करता हूँ हमारे साथ। तो हमारे यहाँ तमाम फिजिक्स के प्रोफेसर भी हैं और साइंस के भी हैं, वो हमेशा मजाक उड़ाते हैं साहब साहित्य को तो ऐसे ही होता है। नहीं सर, पर साहित्य की अगर बात करें तो संवेदनाओं पर भी आधारित है। वो नहीं संवेदनाएं मानते। हर एक इंसान की व्यक्ति की संवेदनाएं अलग अलग है, तो आप उसमें अगर हम इसमें टूल्स वगैरह भी लगाएंगे, मापनी वगैरह भी लगाएंगे तो वो उस तरीके से, जैसे कि आपने बोला था ना अभी कि साइंस से वो 100% जो है वो सत्यता रहती है साइंस में। एक्यूरेसी रहती है, शुद्धता। हाँ एक्यूरेसी, क्योंकि सबके मनोभाव अलग अलग है तो रिजल्ट भी अलग अलग रिजल्ट अलग आता है। लेकिन इसको ऐसे आप सही कह रहे हो, तो इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि हमारे सर थे वो पढ़ाया करते थे हमें, वो गणित के प्रोफेसर थे। तो उनसे एक विद्यार्थी ने ऐसे पूछ लिया सवाल कि सर ये बताओ मैं एक ही उत्तर पुस्तिका को कंप्यूटर चेक करता है तो जितनी बार चेक करता है नंबर उतने ही आते हैं, और उसी उत्तर पुस्तिका को कोई टीचर चेक करता है तो उसमें अंतर क्यों आता है जब सवाल जवाब तो वही है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि इसमें एच फैक्टर काम करता है। एच फैक्टर मतलब हार्ट फैक्टर काम करता है, हमारी संवेदनाएं काम करती है, उसकी राइटिंग ने या किसी लिखने के तरीके ने प्रभावित कर दिया, दूसरे आधार पर जाती है और कम भी कर देता है। कंप्यूटर लेकिन कंप्यूटर तो संवेदना तो ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद तो हार्ट है ही नहीं, संवेदना है ही। तो साहित्य हमेशा संवेदनाओं के सहित काम करता है, और जो दिक्स है या दूसरा जो साइंस है वो हार्ट नहीं है उसके पास, उसका संवेदना नहीं है। तो संवेदनाओं का होना बहुत जरूरी है। आजकल साहित्य कम पढ़ रहे लोग, इसलिए संवेदनाएं कम होती जा रही है। मैं तो ये कहता हूँ अगर साहित्य पढ़ेंगे तो संवेदनाएं ज़्यादा रहेंगी। शायद संवेदना लोग आजकल अपनी संवेदना से डरने लगे, संवेदना से डरने लगे। उनको वो लगता है कि वो बुद्धि प्रधान रहे ना, क्योंकि दिल कमजोर बनाता है। और नहीं ये गलत है। ये लोगों का आजकल ये अधिक बौद्धिकता व्यक्ति को कमजोर बनाती है, क्योंकि जब ज़्यादा सोचता है व्यक्ति तो वो तनाव में आता है। और उसको ज़्यादातर आप देखिए रिसर्च कर लीजिए, जिनको हार्ट अटैक पड़ा है वो ज़्यादा सोच रहे होते हैं, और अगर वो गाना सुन रहे होते हैं या कोई कविता सुन रहे होते हैं या बहुत इमोशनल होते हैं तो कभी उनको हार्ट अटैक। ये तो रिसर्च ही है। लेकिन समय के साथ है अर्थ प्रदान हो गया है, तकनीकी प्रदान हो गया है। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, इमोशंस जो है वो निकल जाएंगे। नहीं विरेचन सिद्धांत, अरस्तु कोई साहित्यकार तो थे, अरस्तु तो फिलोसोफर भी थे, दार्शनिक थे, वैज्ञानिक भी थे। उनकी पूरी थ्योरी साइंटिफिक है और उन्होंने आज थोड़ी लिखी है, और वो भी प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल करते थे। तो अगर आप तो ये समझाने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। और आगे जैसे आप हैं और आप लोग हैं, ये सब चीज़ें आगे साहित्य को समझने की जरूरत है उस दृष्टिकोण से। अब पुरानी पीढ़ी के लोग नहीं है, हमको नई पीढ़ी में जाना है तो साहित्य को पूरा साइंटिफिक तरीके से पढ़ना है। और हम लोग कोई हांसी में पड़े हुए विषय थोड़ी है, जैसे हांसी में पड़ा हुआ है आप तीसरी डिग्री मिल गई, ऐसे नहीं होता है। अब उसका कोई उद्देश्य है, बिना उद्देश्य का कोई काम नहीं। हमारे कोई भी थीसिस मेरे अंदर में जितनी भी थीसिस हुई है, मैंने कभी कोई डिसिप्लिन उसमें नहीं, मेरे प्रवचन पर काम हुआ है जिस बच्ची ने किया था, उसने बिल्कुल नई तरीके से किया था। मैं तो स्त्री विमर्श में और किन्नर विमर्श में और बिल्कुल नई लेटेस्ट ऊपर काम कराता हूँ, अभी भी बच्चे कर ही रहे। तो हम निरुद्देश्य नहीं है और सुउद्देश्य काम कर रहे हैं, तभी नहीं आप भी इसको लेकर प्रभावित हुआ कि ये काम तो अच्छा है, दिशा में मैडम ने अच्छा प्रयास किया है। पर सर ऐसे लोग बहुत कम हैं जो उसमें इतनी रुचि रख के और इस तरह से सोच रहे हैं संवेदना पे, साहित्य पे की उपयोगिता को देखो। पर मैक्सिमम हिंदी के लोग नहीं सोच रहे, हिंदी के लोग होके भी वो हिंदी के नहीं है, वो तो सब एक व्यवसाय वो एक ढर्रे पर ही चल रहे हैं। बस कि एक हिंदी से वो कैसे कमा सकते हैं, 250-300
300 आपके रेफरेंस हैं, मतलब मैं अपनी थीसिस में आपकी बात कहूँगी, आपने अपनी किसी और की बात की, बस वही थीसिस हो गई, बाकी अपनी तरफ से कोई शोध नहीं है। 250-300 भी वो उसमें से 50 ही है मैडम, 200 सेकेंडरी सोर्सेज से लिए। सर वैसे भी आजकल साहित्य पढ़ने की चीज प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज समझते हैं? नहीं सर, सॉरी। समथिंग नहीं होते, सोर्स है। प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, प्राथमिक स्रोत होते हैं और द्वितीयक स्रोत होते हैं। प्राथमिक स्रोत ये होते हैं जैसे आपने ये डाटा लिया, अच्छा, ये प्राइमरी सोर्स है। आपने किसी पुस्तक में से किसी विद्वान का कोटेशन लिया, सेकेंडरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है। और आपने उस पुस्तक का उल्लेख, पुस्तक आपने देखी है और उस पुस्तक का उल्लेख करते वो बल्कि तीसरी कैटेगरी का हो जाता है, सेकेंडरी सोर्स से भी आगे का हो जाता है, क्योंकि आपने तीसरी पुस्तक में लिया। तो लेकिन डाटा तो सभी सोर्सेज से आते हैं। हिंदी में कभी क्रॉस रेफरेंस का जिक्र ही नहीं कि क्रॉस रेफरेंस भी कोई चीज़ हो सकती है कि मैंने आपकी थीसिस में लिया, आपने किसी और की थीसिस में से लिया, या कोई बुक में से लिया, तो हम सिर्फ आपकी थीसिस को उल्लेख करेंगे। ये चोरी कहलाती है, चालाकी कहलाती है। ये चल रहा है इसमें। अभी जब पूछ ले, मालूम मैं किसी और शोधार्थी से पूछ लूँ कि भाई आपने इस पुस्तक का उल्लेख किया है, इसमें फोटो बताइए, देखिए आपने वो देख ली, सब दूसरी किताब में लिखी थी, मैं लिखी है ना, और उसका उल्लेख करते नहीं है। अगर उल्लेख करते तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने सोर्सेज किया है, तो ये चल रहा है तो चलता है, करते रहे, आर्टिकल तो चलते ही। नहीं, आपकी बात सही है कि बाहर और भी जगह से इसका डेटा कलेक्शन किया जा सकता है। इससे ये बिल्कुल सही है। इससे ये होता, इससे फायदा ये होता कि आपका ये जो शोध है ना, ये बजाय एक शहर से थोड़ा सा दूर भी को आता, इसका असर दूर भी पड़ता है। सर 2-4-6 ज़्यादा तो नहीं, पर कुछ लोग हैं जो बाहर के स्टेट के हैं, जैसे यूपी के हैं, जो यहाँ पढ़ाने आए, लैंग्वेज डिपार्टमेंट और में बच्चे भी बहुत सारे बच्चे भी बाहर इंदौर में में भाषा भाषा की आदत में वापस से बहुत से लोग आते हैं। हाँ, वहाँ तो वो जॉब भी करने आते हैं सब, हाँ। तो उनसे भी नहीं। और दूसरा एक और उसमें होना चाहिए था कि ये तो चलो पढ़े लिखे लोग थे, जो मेरे जो आम आदमी है ना, जो गाँव में रहता है, जो गली मोहल्ले में रहता है, कहानी तो उसने भी पढ़ी है सर, इसमें डेटा कलेक्ट किया है घरेलू महिलाओं से। हाँ, तो उनसे अगर वो नहीं पढ़ पाती है तो उनसे वैसे ही पूछोगे, आपने कोई ईद का कहानी सुनी? साक्षात्कार भी दिया है। आपने ये सुनी थी, कोई ना कोई तो सुनी होगी उसने, तो मुझे जरूर बता। निर्मला उपन्यास के बारे में सुना है, टीवी सीरियल बना था, देख लिया होगा, तो लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत रिएक्शन अपनी देते हैं। और साहित्य का सरोकार पूरा होता है अगर हमारा साहित्य किसी को प्रभावित करता है और अगर उसको जीवन में कोई खुशहाली लाता है तो साहित्य का उद्देश्य पूरा होता है। यही उद्देश्य है। साहित्य को मनोरंजन की वस्तु नहीं है, प्रेमचंद ने लिखा है, साहित्य को मनोरंजन की वस्तु नहीं है, ये तो समाज सुधार का एक बड़ा काम है। और प्रेमचंद तो इसके लिए वसीया है। चलिए बताइए, और अपने डिस्कशन बताइए। ये तो मैं ही बोल रहा हूँ, लगातार आपकी चीज नहीं सर, आपने बहुत अच्छा बताया, ये तो सही है। मैं तो मौके की लिए नहीं जाता, थोड़ी अपनी बात भी साझा कर इसलिए कर देता हूँ कि हम तो करते हैं विषय को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, जो मैं जानता हूँ थोड़ा शेयर आपको दिखा दूँगा। अध्याय के थ्रू मैं बात करूँगा। नहीं, आप तो आगे डिस्कस करो। तो छठे अध्याय की बात में हमने प्रेमचंद का संपूर्ण प्रदेय निष्कर्ष प्रदान किया गया है। इसमें शोधार्थी द्वारा विवेचित किया गया है कि कलम के सिपाही प्रेमचंद हिंदी भाषा के साहित्य लोग को ध्रुव तारे के समान आलोकित करते हैं और करते रहेंगे। हिंदी भाषा की ही नहीं अस्तु विश्व साहित्य के समालोचकों ने प्रेमचंद के कथा साहित्य का मूल्यांकन विविध वैचारिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक समन्वय, ग्रामीण जीवन और उनकी समस्याओं आदि प्रतिमानों के निष्कर्ष पर आकलन, विश्लेषण और मूल्यांकन किया है। और आज भी या तो उन्हीं के प्रतिमानों के धरातल पर मूल्यांकन कर आलोचना में पुनरावृत्ति की जा रही है, या फिर नवीन प्रतिमानों की कसौटी पर आकलन पर विस्तृत आयाम प्रदान करने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। प्रस्तुत शोध में भी शोधार्थी द्वारा प्रेमचंद कृत मानसरोवर की कथाओं का भारतीय मूल्यों की धरोहर की स्थापना व विकास में आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में गवेषणात्मक आकलन किया गया है। विभिन्न इसमें आपने गवेषणात्मक शब्द क्यों लिया है? गवेषणात्मक समीक्षात्मक ले सकते हैं, आलोचनात्मक भी ले सकते हैं, विवेचनात्मक ले, गवेषणात्मक क्यों लिया? इसके पीछे कोई कारण होगा? जरूर इसके पीछे जरूर सही गवेषणा में बताइए, आप बताइए, आप भाषा में क्या है?
सर अगर गलत हो जाए तो माफी नहीं, चाहूँगा। गलत क्या है? पुराने ज़माने में जब ग्वाले गाय चराने के लिए जाते थे तो वहाँ गाय खो जाती थी, तो वो अपनी गाय को खोजते थे। उस प्रक्रिया को गवेषणा कहा गया। आवाज लगाते थे। मतलब आवाज लगाकर उसको गवेषण मतलब जो किया है, तो मतलब कि कहीं चीज़ वस्तु है, उसको मतलब नया आविष्कार नहीं कर रहे, जो चीज़ है उसको डिस्कवर कर रहे हैं, उसको खोज रहे हैं और वो मिल जाती है, तो इस प्रकार से वो गवेषणा शब्द आता है। ये तो व्याख्या आपकी बिल्कुल सही है। और अनुसंधान भी तो यही करता है, जो आप रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो शोध भी यही करता है। रिसर्च का मतलब ये है कि दोबारा खोज रहे हैं, जो खोज लिया गया अभी रिसर्च कर रहे हैं। जी। उन्हें यही कि कहानियों में मूल्य है, वो हमने जैसे गाय खोजते हैं तो मूल्य खोजते हैं। हाँ, तो खोजते ही हैं, हम रिसर्च में यही करते हैं। अच्छा, ये मैं प्रेमचंद तो अगर मैं ये कहूँ कि वो मास माने बहुत आम आदमी के साहित्यकार हैं, तो वो आम आदमी पसंद करता है, लेकिन उनके विरोधी भी हैं जो उनकी उनसे सहमत नहीं है। बताइए, है विरोधी पर तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मैंने तो विरोध कहीं देखा ही नहीं अभी तक उनकी कहानी। नहीं, आलोचना लोग करते हैं। सर मैं भी उनकी विरोधी हूँ। हाँ, क्योंकि वो आदमी जो कह रहा है वो करना चाहिए, या तो किसी औरत से शादी नहीं करना। हाँ, ये चीज़। आपने देख समझ के शादी क्यों नहीं करी? माँ बाप कहने से शादी कर ली, और शादी करे तो निभाना चाहिए था। अगर वो बड़ी थी, कुरूप थी, या उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, या कुछ भी था, लेकिन उसको उन्होंने छोड़ना नहीं चाहिए था। अगर वो मूल्यों की सारी बातें हैं तो उन्होंने ये अपने पक्ष में फैसला किया कि मुझे पसंद नहीं है, या उसको बहुत लड़ाई करती थी, तो उन्होंने लिखा एक दिन में उसको उसके घर जा कर के छोड़ा है। ये कितनी गलत बात है। एक आलोचना और मैंने पढ़ी थी, प्रेमचंद में मैंने किताब पढ़ी थी, तो शैलेश जैदी प्रोफेसर होते थे, उन्होंने प्रेमचंद में बड़ा काम किया। उन्होंने उसमें लिखा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो उस समय के बड़े उनके समकालीन ही थे और बड़े आलोचक थे, हिंदी में आज भी उनका बड़ा नाम है। उन्होंने प्रेमचंद को द्वैत दर्जे का साहित्यकार माना। जो उनका कौन है? द्वैत दर्जे का साहित्यकार माना। वो कहते थे ये प्रथम दर्जे का साहित्यकार थे। ये आपको टिप्पणी पता तो हो? सर, हाँ। सर शुरू में ये वाली विडम्बना उन्होंने बहुत छेड़ी, जब वो उर्दू में लिख रहे थे तो उर्दू वालों ने भी उनको स्वीकार किया, और इसीलिए वो उर्दू से हिंदी में लौटा। लेकिन शैलेश जैदी जो थे, उन्होंने जो पुस्तक लिखी, उन्होंने इसका कारण बताया कि क्यों प्रेमचंद जी ने खारिज किया। उन्होंने कारण लिखा है, आगे पे यहाँ बताने लिया ज़्यादा नहीं अच्छा है, लेकिन फिर भी चर्चा तो अपन करते ही है। उन्होंने कहा क्योंकि प्रेमचंद ने सवर्ण समाज की, या ये कह दीजिए उस समय का जो उच्च वर्ग था ब्राह्मण समाज की, उनकी बड़ी आलोचना की है। गोदान में पंडित लोग की थी, उन्होंने बड़ी बड़ी उन्होंने हंसी उड़ाई है। तो आचार्य शुक्ल उस समय जाति व्यवस्था तो ढीली नहीं थी, क्या अब हो गई है, अब तो हम लोग काफ़ी समावेशी हो गई। उस समय वो जटिलता थी, तो उन्होंने कहा कि ये उच्च वर्ण को गाली देता है, तो ये दम छड़ी का साहित्यकार नहीं है, कोई ये इसलिए कहते हैं। ये उसकी भी एक मानसिकता ये रही। थोड़ा ना मुझे एक चीज़ और भी लगती है, उस समय साहित्य में थोड़ी सी असहिष्णुता थी। आज हम हर किसी को बहुत सहज ढंग से वेलकम करते हैं, शिष्टाचारवश कहिए, या एक हम लोगों में कोई हुई चीज़ आ गई, समथिंग कुछ भी जो भी नया आता है हम उसको स्वागत करते हैं और उसके संग उससे चीज़ें शेयर करते हैं। तो उस समय में थोड़ी सी ये वाली सहिष्णुता ये तो नहीं थी, तो समय जब उस समय तो गुलामी नहीं थी, देश में आज़ाद नहीं था, तो और आज़ाद नहीं था, तो हमारे यहाँ जो काफ़ी हो गए समावेशी हो गए, तब नहीं थे जाति व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा थी। जैसे उस समय एक मठ वाला स्टाइल था कि जो हमारे स्टाइल में बोल रहा है वो ठीक है, बाकी को नकार। ये वाली प्रवृत्ति उस समय तो वो